जलवायु परिवर्तन है और उसी के मद्देनजर हमको अगर एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन करना है, खास करके गवर्नेंस। मेरा पहला सवाल आपसे है, बिकॉज आप स्किल डेवलपमेंट और फार्मर वेलफेयर के बारे में देखते हैं। सर, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, उसको लेकर के फार्मर्स को जो नए तरीके के स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, बिकॉज हर साल रेन का पैटर्न बदल रहा है। अभी हम मीटिंग शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि रेन हर साल बहुत मुश्किल हो गया है फार्मर्स के लिए। बारिश कब होगी, कितनी कब होगी, अलग अलग तरीके के पेस्ट अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नेंस और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें खास करके नई तरीके की स्किल्स प्रोवाइड कराने की जरूरत है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं? धन्यवाद जी, और आप सबों को मेरा नमस्कार। ये आपने बहुत ही इस समय के लिए मुद्दा है ये। अगर मैं जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करूं और उसको खास करके एग्रीटेक से जोड़ के सोचूं, तो सबसे पहला इशू ये है कि आज के समय पे जलवायु परिवर्तन से एक तो है कि बारिश इस समय हो रही है, इंटेंसिटी हो रही है, उसमें बदलाव आ रहा है। दूसरा, जो उष्ण तापमान वो किस समय आ रहा है, कितने डिग्री तक जा रहा है, इसमें भी बदलाव आ रहा है। और जो इससे जुड़े हुए हैं कि इसके कारण पेस्ट के अटैक्स, इसके कारण जो सीड की वायबिलिटी है, उन सबों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसको दो तीन तरफ से इसको हमें देखना जरूरी है। पहला तो कि आज के दिन में जो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम है और आज के दिन पे हमारा जो R&D का सिस्टम है, ये इन दोनों में एक बदलाव की जरूरत है। R&D के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ऐसी वैरायटी सीड्स के जो कि अधिक टॉलरेंट हो, जो अभी का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या नई वैरायटी जिनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। इससे पहले जो वक्ता थे वो कह रहे थे कि अगर मान लीजिए वैरायटी एक तो आ रही है या नहीं, दूसरा अगर आ रही है तो वो किसानों तक पहुंच रही है या नहीं, जहाँ पे एक्सटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में काफी कार्य करने की जरूरत है। हमारे सामने पहले ही से उदाहरण है कई देशों में जिन लोगों ने इस पे सक्सेसफुली काम किया है। अगर आप देखें देश जैसे इजराइल, जिन्होंने काफी देखा है कि उष्णकटिबंधीय इलाकों में उन लोगों ने किस तरीके से काम किया है, अपने पूरे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उनको कैसे साथ में अपडेट किया है, और उसके साथ जो किसानों के साथ आउटरीच है, जो एक्सटेंशन की आउटरीच है, उसमें कैसा बदलाव किया। तो अगर आप भारत की बात करें तो मेरा मानना है कि पहला तो जो R&D की स्पेस है, जहाँ पे कंपनियां भी काम कर रही हैं और जहाँ पे ICAR भी काम कर रहा है, इस जगह पे जुड़ के सोचने की बहुत जरूरत है। साथ में जो ताकि सीड सिस्टम स्ट्रेंथन हो, साथ में जो हमारी वैरायटी ट्रायल्स की प्रोसेस है, जिस फील्ड से जा रहा है सीड किसानों तक, उसको हमें देखना है कि हम कैसे इसको जल्द से जल्द ले आ पाए। उदाहरण के लिए जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐसे सिस्टम डाले हैं, एक डिस्ट्रिक्ट अगर अप्रूव करती है तो वो प्रोडक्ट दूसरे जगहों पे भी आ सकता है पूरे राज्य में। तो हमें डिसेंट्रलाइज तरीके से सिस्टम को देखना है। और जो तीसरी बात है कि हमारे केवीकेज हैं, आत्मा है, इनको जोड़ करके एक्सटेंशन सिस्टम, ताकि ये सीड वहां तक पहुंच पाए जहां स्टेट लेवल पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके और प्राइवेट सेक्टर को मिलके कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि ये पहुंचे। इससे एक चीज जुड़ी हुई है जो आपने कही, स्किल डेवलपमेंट। तो मेरा मानना है कि अगर हम एक्सटेंशन सही तरीके से करें, जहाँ पे हम अपने केवीके और अपनी आत्मा को और जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, एग्रीटेक में कंपनीज आ रही हैं, इनको हम साथ करके एटलीस्ट कॉमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कराएं, तो इससे काफी अधिक हमारा विकास होगा और हम कई हद तक जलवायु परिवर्तन के को रिस्पॉन्स दे पाएंगे। मेरा अगला सवाल दीनानाथ ठाकुर जी से है। सर, एक चीज देखी गई है कि पिछले कुछ सालों से खास करके गवर्नमेंट में और किसानों के बीच में एक मतभेद रहा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। खास तौर पर के गवर्नमेंट ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर से भी बात करती है और किसानों से भी बात करती है, कंपनी से भी बात करती है। उसके बेसिस पर बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर जो भी पॉलिसी लेकर के आती है, कहीं ना कहीं जब वो इम्प्लीमेंट होने जाती है तो
एक तरीके का अविश्वास भी रहता है किसानों के बीच में, जिस वजह से हर कोई भी पॉलिसी ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। मैं आपको दूंगा जैसे पराली जो जलाई जाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, खास करके राइस की फसल के बाद में, उसको जलाने बंद करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन की जरूरत है, उसको लेकर के किसानों के बीच में एक अविश्वास और कॉस्ट का भी इश्यू रहता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसको, उस टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में स्कीम्स लेकर के आई गई हैं, बट जब पेशेंट की बात होती है तो कई दिनों के बाद देखेंगे कि पराली जलनी शुरू हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं पैसे की कमी है या ऊपर से जो बोला जा रहा है नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होता, एक मजबूत। आप सहकारी भारती के प्रेसिडेंट हैं, तो अगर आप किसानों के और जो सरकार के बीच में जो एक विश्वास की जो नींव है उसके बारे में बात कर सकें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है। ये जो आपने कहा विश्वास की बात, संजोग से आज सुबह का जब मैं अखबार खोल रहा तो पहले पन्ने पर एक समाचार था, सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है 5 आदमी, कल्चर साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड जज हैं, किसानों से बात करके जो बॉर्डर पर समस्याएं हैं और ये है उसका समाधान निकाला जाए। समाचार ये था कि किसान नेता कह रहे हैं कि हम तो उस पैनल से बात ही नहीं करें, क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट ही बनाई। अविश्वास तो है, अविश्वास क्यों है? एक चीज मैं आपको बताऊं जो मैंने अपना अनुभव देखा है समाज के बीच में जाकर, जब व्यवस्था या तंत्र इससे जब कोई असमानता की उपज होती है, इससे पैदा होती है असमानता या समस्या है, तो स्वाभाविक रूप से पहला अविश्वास कहां पर होगा? पहला विश्वास उस तंत्र पर होगा। अब ये तंत्र सक्षम है कि नहीं किसानों की समस्याओं को दूर करने, इस तंत्र को अपना मूल्यांकन करना। अभी पूर्व के सत्र में DGICR प्रोफेसर रामबदन सिंह जी ने, इन सब ने एक ही चीज कहा है कि किसान की समस्याओं का समाधान मूल रूप से किसानों के बीच में ही है, उसकी समस्याओं का समाधान बाह्य तंत्र से नहीं हो सकता है। ये जितने तंत्र बने, जैसे हिमांशु पाठक जी ने कहा 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई थी, 10,000 साल पहले सरकार नहीं थी। ये हम सोच सकते हैं पहले आदमी इंसान पे गांव बना, समाज बना, समाज ने फिर अपने संचालन के लिए तंत्रों को विकसित किया, वो तंत्र बदलते रहे समय के साथ। तो परिवर्तन समय के साथ तंत्र में भी होना होगा, व्यवस्था में भी होना होगा, समाज में भी होना होगा, लेकिन समाज मूल रूप से वह मूल बिंदु है, समाज नहीं बदलता है, समाज के स्वरूप बदलते हैं। व्यवस्था के तंत्र तो परिवर्तित होते रहते हैं। किसान से भी सोयाबीन एसोसिएशन के चेयरमैन साहब ने कहा कि छोटे छोटे किसानों की तो उपज ही लाभकारी नहीं है, काम 3,000 क्विंटल है ना आपने कहा किलो पर, और भारत में क्या महसूस है? तो ये जो प्रोडक्टिविटी गैप है उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि हमारी जो व्यवस्था है कृषि की, उसको कहीं ना कहीं समय के थ्रू हुआ, इकोनॉमिक स्केल जिसे हम कहते हैं। अब ये कहां से आया? कि तो किसानों के बीच से ही किसानों को जोड़कर करना होगा। इसीलिए अब किसान की मूल समस्या जो आज लोग कह रहे हैं, किसान हम बात में भाग नहीं, क्यों वो कहते हैं भाई तो मूल समस्या एमएसपी की गारंटी कर दो। अब जो मैं समझता हूँ, जैसा मेरा ज्ञान कहता है, जब आप कहते हैं कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हुआ, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब अगर मैं कुछ कहूँ किसी को, आपको भाई ठाकुर जी मैं अगर आप ये काम कर देंगे तो मिनिमम इतना तो मैं आपको दूंगा ही, तो ये जो वायदा है, ये जो कमिटमेंट है, ये जो प्रॉमिस है जो सरकारी तंत्र कर रही है, इतना तो आपको मिलेगा, उसको तो इंश्योर, वो तो ऑलमोस्ट गारंटी हो गया भाई, उसको इंश्योर करना भी तो उसी का काम है जो गारंटी कर रहा है।
ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? कि हम एश्योरेंस आपको एडवांस में देने की तरफ आपको देंगे, तो सबको मिलेगी। तो ये जो अविश्वास है, अविश्वास के पीछे कहीं न कहीं दूरी पर इसके लिए दूसरे प्रकार का तंत्र विकसित करना होगा। रूटीन तंत्र से काम नहीं हो सकता है, और इस तंत्र में किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी, उनके संसाधन, उनके साधन, उनके संस्थान, जैसे उनकी अपनी कोऑपरेटिव, अपना उनका ग्रुप है, इस सबको प्राथमिकता देनी होगी, और उसी से ही इसका कल्याण हो सकता है, उसी से ही विश्वास की बात हो सकती है। दीनानाथ जी, मैं मेरा अगला सवाल डॉक्टर से और राइस के ऊपर आपका राइस हरित क्रांति एक सबसे इम्पोर्टेंट रूप में उभरा, और उसी नई तरीके से भारतीयों का पेट भरा। तो इससे पहले 1965 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, देश में आजाद बट राइस को एक ऐसा एक वाटर गजलर क्रॉप बन चुका है। राइस एक्सपोर्ट करता है, इंडिया राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वाटर। समय में आप क्या बता सकते हैं कि किस टाइप की रिसर्च चल रही है राइस को सस्टेनेबल क्रॉप बनाने में, या फिर राइस को किस तरीके से करने में कि वो मार्केट को खास करके उस तरीके से न्यू जो क्रॉप आए अगले 4 से 5 साल में, वो इंडिया के कार्बन एमिशंस को भी कम करे और इंडिया के जो वाटर इश्यूज है, वाटर स्कैर्सिटी है, उसको भी एड्रेस कर सके। जी बिल्कुल सही बोला आपने। मेरी आवाज आ रही है? जब हम बात करते हैं, हम आपस में भी जब बात करते हैं राइस साइंटिस्ट के हिसाब से हम बोलते हैं कि राइस एक ऐसा क्रॉप है जो एक हीरो की तरह भी काम करता है और एक विलेन की तरह भी उभर के आ रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पानी की जरूरत ज्यादा होता है, और हम लोग जो बात करें कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, तो लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि क्योंकि ये जो हमारा जो कल्टीवेशन सिस्टम है, कौन सा क्रॉप लगेगा, किसके बाद क्या लगेगा, ये एक कल्चरल भी, ये हमारे कल्चरल हैबिट्स, फूड हैबिट्स और संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज है। और ये जो जब हम गेहूं और धान की बात करें, इसको लेके हम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं हो सकते, क्योंकि 145 करोड़ की आबादी हमारी है, और जो एस्टिमेशन है 2060 तक ये 1.7 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो इस पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर टेक्नोलॉजी पर और रिसर्च इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कुछ ऐसे क्रॉप जैसे कि राइस है, जिसमें हम हमारी जो जलवायु परिवर्तन है, या फिर जो ज्यादा हम वाटर यूज करते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी को, हमारे सॉइल और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एफिशिएंसी को किस तरह से इंक्रीज करें। तो मुझे लगता है कि आगे की जो दशंधि है, जो डिकेड्स है, जो हमारे 10, 20 और 30 साल, ये रिसर्च में हमें बहुत ही ज्यादा अपने आप को अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत फ्यूचर है। अगर हम बहुत सारे वाटर यूज एफिशिएंट, सॉइल यूज एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस को लाए और उसको प्रचार करें, उसमें बहुत सारा फायदा हो सकता है। बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, और इस चीज को अभी हम स्टैबिलाइज और स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई, ताकि हम उसको रोपण करें, ना कि ट्रांसप्लांटिंग करें, उसके बजाय हम डायरेक्ट सीडिंग करें। इसकी शुरुआत और हम बोलेंगे कि हमारे जो वेस्टर्न मैग्नेटिक प्लेन में, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ के जो किसान हैं, जिनके पास मशीन की अवेलेबिलिटी है, इकोसिस्टम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसके बारे में पहले उनको जानकारी होगी। लेकिन अगर आप देखोगे कि धीरे-धीरे बहुत सारे इस पे चर्चा होने लगी, प्राइवेट, पब्लिक और बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में जब जुड़ने लगे, आप अगर जाओगे, अगर ईस्टर्न इंडिया में भी जाओगे, विदेशी लोग भी, किसान लोग भी अभी उसके बारे में बात करने लगे। उससे ना कि हमारी जो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है कि लेबर शॉर्टेज जो चीज है वो आगे भी बढ़ने वाली है। बहुत सारी बातें हो रही थी आज के सुबह वाले सेशन में, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि किसान के बच्चे किसान नहीं बनना चाहते, या फिर हम लोग बात करते हैं
जेंडर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के बारे में, तो हमें हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि क्या ट्रेजरी इन्वॉल्व है। राइस कल्टीवेशन समटाइम्स इज बैकवर्ड। अगर आप किसान के पास जाओ, छोटे किसान के पास जाओ, तो अगर हम उस ट्रेजरी पर्सपेक्टिव से देखें तो उस पे भी लाभ लेके हम मशीनों की और टेक्नोलॉजी की लाए जो हमारे वाटर यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ाए, सॉइल एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को बेहतर करें और साथ ही साथ उपज भी बढ़े। अब जब हम सीड सिस्टम और वेक्टर इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं नए किस्म के बीज, अब हम बात करते हैं हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन एरा में। उस टाइम पे वैरायटी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और जो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलेंगे सीधी उपाय का जो प्रैक्टिस है वो सब साथ साथ आया था। तो अगर हम उस गवेषणा के बारे में बात करें तब जो बीज बनाए गए थे, जिस किस्म के धान बनाए गए थे, वो ज्यादातर उसके लिए टेस्टिंग हुए थे। हमने कभी बहुत सालों पहले हमारे हम बोलेंगे हिस्ट्री में डायरेक्ट सीडिंग था, लेकिन जब ये 60 साल में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमने कभी भी अपने जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसमें डायरेक्ट सीडिंग वैरायटी को डेवलप करने के लिए फोकस कभी किया नहीं। उसके लिए जो गुण जरूरत होती है ताकि वो ब्रीड कॉम्पिटिटिव हो, जल्दी से फिगर दिखाए और जल्दी बढ़े, कम डिविएशन का हो, ये सब जो गुणवत्ता है वो कभी भी हमारे रिसर्च प्रोग्राम में इम्बेड नहीं हुआ। तो लेकिन अभी आईसीएआर में एक डायरेक्ट सीडिंग पाइपलाइन की भी शुरुआत हुई है, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट सीडिंग कंडीशन के लिए धान का बीज उपज करने का, वैरायटी डेवलप करने का फोकस किया जा रहा है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, ना कि हमें मशीन या उसके साथ जुड़ी हुई जो परिचालना एग्रोनॉमी की जरूरत है, लेकिन सही किस्म के बीज की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से ये सिर्फ एक ही टेक्निक नहीं है, मेसा जिसको हम बोल रहे हैं, हमें और भी गवेषणा करनी पड़ेगी हमारे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर सिनेरियो में भी। हम किस तरह से, जैसे बोलते हैं कि हम मोर क्रॉप पर जो हमारे स्कीम की बात कर रहे हैं, तो उस जो विजन के अंदर में हम राइस को कैसे फिट करें और कैसे हम डिफरेंट इम्प्रूवमेंट लाए, और साथ ही साथ रिसर्च और एक्सटेंशन के बीच में तालमेल, स्केलिंग कैसे होगा, कैसे ये बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि ये छोटा सा चेंज तो है। जब हम पूरी तरह से शिफ्ट किए 60 साल में डीएसआर से ट्रांसप्लांटिंग को, अब फिर से हम वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं एक नए तरीके से। तो ये जो बिहेवियर चेंज है, इस पे हमें बहुत ज्यादा संगठित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारे जो किसान बंधु हैं उनको समझाना पड़ेगा, और साथ में रिसर्च, एक्सटेंशन, इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर और हमारे किसान संगठन साथ में लेके आगे। जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सो जी क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, बहुत सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब जब इलेक्शन आया तो उसने भारतीयों का पेट तो भर हो गई ऑलमोस्ट। हमारे देश में अभी भी स्टंटिंग का, क्योंकि हमसे पहले जो एक वक्ता थे 30 to 30 लोग भी स्टंटिंग के, और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे देश में आज की डेट में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी इस दौरान पेट भरने में बहुत स्टार्टिंग है वो और क्या इस पर रिसर्च चल रहा है, जैसे कि आपने कल और दुनिया में देख लेंगे, हिमाचल में पहाड़ी इलाके में देख लेंगे, वहाँ पर चावल खाना एक आदत की तरह है, उसे बदला नहीं जा सकता। मैं उड़ीसा में गया था कुछ साल पहले 2011-12 के आसपास, जितने भी मैं वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादातर लोग ऐसे करके उंगली से नाप करके चावल खाते हैं, सब्जी हो ना हो केवल चावल खाते हैं। इसका मतलब ये हम रातों रात को हम दूसरे चीज़ें खाने की आदत तो नहीं डाल सकते, किंतु हमारे को चावल जो क्रॉप का वो इस्तेमाल करते हैं उसी के अंदर न्यूट्रिशन की जरूरत है। रिसर्च चल रही है ताकि हम चावल के अंदर ही न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी बढ़ा सके कि हमारे देश का जो वो एड्रेस हो सके। बिल्कुल, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। समय ऐसा है हमारे लिए कि हम सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। और एक जो हमारा जो प्लेट है, जो थाली है जिसमें हम खाना खाते हैं, तो अगर हमारे जो न्यू एज साइंटिस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल का मतलब सिर्फ नहीं है कि उसमें रंग दिखना चाहिए, ताकि वो अलग अलग सोर्स से आ रहा है और अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू लेके आ रहा है।
को आगे बढ़ाते हैं इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे कल्चरल इम्पेडिमेंट्स भी हैं। इसीलिए मैं जब गांव में फिर साल गई हूँ और मैं गांव में बहुत ज़्यादा समय बिताई हूँ, लोगों के साथ रुकी वो महीना सालों साल। और जब मैं सोशल रिसर्च करती थी तो मैं देखती थी कितना स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैगेज और सोशल बाइंडिंग से, जहाँ पे हम बहुत सारे फूड को न्यूट्रिशियस फूड को रिजेक्ट भी करते हैं। हमें ये नहीं खाना है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें चावल खाना है, 3 टाइम चावल खाना है। तो जब हम जानते हैं कि कुछ एक मेजर स्ट्रैटेजी है हमारे प्लेट में जिसको चेंज करना नहीं सकता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ हमारे जो मेजर फूड स्टैपल है उसको कैसे बेहतर न्यूट्रिशन में बनाया जाए, तो उस पे रिसर्च और स्केलिंग एक्टिविटी दोनों कंटिन्यू और ज्यादातर होना चाहिए। मैं खुद उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने चावल के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ महीनों से कुछ सालों से जब मैं जानती हूँ कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस अवेलेबल है तो मैं उसको खाने मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, मैं उसी को खाती हूँ। लेकिन कितनों को पता है, डॉक्टर पाटिल ने आपको बताया कि एआरआई में हमारे पास हाई प्रोटीन राइस है, काफी सालों से रिलीज हुआ है ब्रांड, बट यहाँ पे रूम में बैठे हुए कितने लोगों के घर में या सेल्फ में या फूड बास्केट में वो पार्ट है? क्या ये कंज्यूमर अवेयरनेस हमारे पास इनफ तरीके से है? अगर हम मेजर स्टैपल को भी न्यूट्रिशियस अल्टरनेटिव के द्वारा चेंज कर सकते हैं, उससे भी बहुत गेन होगा क्योंकि वो बल्क में कंजम्पशन होगा। उसके साथ ही साथ अदर फूड और न्यूट्रिशन और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज समथिंग हम लोग ला सकते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि अच्छी रिसर्च हुए नहीं है या रिसर्च के आउटपुट नहीं है। मैं हमेशा इस चीज को बोलती रहती हूँ कि उस रिसर्च के बारे में जो कम्युनिकेशन है, उसका जो स्केल है, वो शायद हमारे एंड यूजर एंड क्लाइंट के पास सही समय पे सही तरीके से सही स्केल में नहीं पहुंच पाती है। तो ये गैप को भी दूर करना हम सबका एक नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। श्री वासन जी और दीना ठाकुर दोनों से है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एमएसपी के ऊपर बात की थी। एमएसपी हिंदुस्तान में क्योंकि एमएसपी मिलता तो है, स्टेट से सारी जॉब्स पर नहीं मिल रहा है और काफी घमासान हुआ है एमएसपी के ऊपर। अदर देन दैट एक और बात होती है कि ठीक है एमएसपी तो दे दिया, जब पिछले साल जैसे चल रही थी जिस वजह से भारतीय सरकार को राइस के एक्सपोर्ट पर थोड़े समय के लिए पाबंदी लगानी पड़ी थी, क्वांटिटी डिसाइड कर दी गई थी, बासमती के ऊपर वो हुआ था। तो एमएसपी देखा जाए तो जब बुरा वक्त चल रहा मिनिमम सपोर्ट पर मिलेगा ही, बट एक्सपोर्ट करने होता है अभी लगने लगता है सरकार क्यों बीच में इंटरवीन कर रही है। सर आप के बीच में जो कम्युनिकेशन पोस्ट मार्केट भी है, बट क्या अब वक्त आ गया है कि किसानों को फ्री मार्केट इकोनॉमी का फायदा और उसका नुकसान दोनों के बारे में ठीक तरीके से समझाने का, और अगर वो समझाया जाएगा, क्योंकि सरकार अभी तक बहुत, कोई भी सरकार, इस सरकार की बात नहीं, पिछले देखें कोई भी सरकार तरीके से समझा तो क्या ठीक नुकसान भी है, उस बारे में मैं वासन जी से धन्यवाद। तो मैं इससे पहले कि एमएसपी के बारे में बात करूंगा, जो सबसे अहम मुद्दा है वो एमएसपी नहीं है। सबसे अहम मुद्दा है किसानों की आमदनी, और अभी तक जब तक कि किसानों की आमदनी और जो कृषि से आमदनी है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी, हम अलग अलग क्षेत्रों में बात करते रहेंगे। कभी हम एमएसपी की बात करेंगे, कभी हम सीड की बात करेंगे, कभी हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो अगर हमें देखना है भारतवर्ष का विकास देखना है, आज इससे पहले कई वक्ताओं ने बात की, अगर हमें देखना है कृषक का विकास देखना है, और अगर हमें देखना है हमारी जो कृषि जो कि वातावरण से जुड़ के हो,
जो धरती जो हमारी माँ है, उसकी जो जमीन की उर्वरक क्षमता है वो खत्म ना हो जाए, उन सबों को जोड़ के हमें देखना है। और तो अगर आप मुझसे पूछें कि इसका क्या जवाब है, इसका जवाब है, आज हमारे सोयाबीन सीड एसोसिएशन के भाई साहब ने बात की, किसान को अगर हम सिर्फ इनपुट के लेवल पे एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करें तो 20% इनकम बढ़ सकती है। अगर हम क्रॉप मैनेजमेंट पे जाएं तो अगेन 10% बढ़ सकता है इनकम। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करेंगे तो 35% वहां पे कम हो सकता है। आज के दिन पे ये सच्चाई है कि भारतवर्ष में कंज्यूमर की तरफ और दुनिया भर में कंज्यूमर का जो कंजम्पशन ऑफ ग्रेन है वो कम हो रहा है। एक प्लेट अगर आप देखें तो आज के दिन पे मेरे ख्याल से पिछले साल का सर्वे है जो स्टैटिस्टिक्स ने किया है कि आज के दिन पे एक भारतीय नागरिक जो खा रहा है उसमें फल फूल और प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है और जो ग्रेन खा रहे हैं उनकी मात्रा कम हो रही है। तो जो डिमांड है वो पहले तो एक तो है कि एक जो 7 बिलियन लोग हैं वो उतना ही चावल खा सकते हैं, उतना ही धान खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं। तो हमें ये इससे बहुत बैकवर्ड करना है कि भाई, और ये हरियाणा में अच्छा उदाहरण है कि कई जो किसान भाई होते हैं जिनको मैंने देखा कि जिन्होंने अपना डाइवर्सिफाई किया, उन्होंने साथ में फल फूल और साथ में ऑफकोर्स पैडी पे भी काम कर रहे थे और उसमें जो अपनी मूल्य श्रृंखला को है उसको जब जोड़ा है, वैल्यू चेन को जोड़ा है, तो उनको जो रिटर्न आए हैं कहीं ना दिखा है। और इस समय इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस में दोनों चीजों को सोचनी है। एक तो एमएसपी की बात सोचनी चाहिए क्योंकि एक मिनिमम सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर सारा प्रोडक्ट ही एमएसपी के ओरिएंटेड होगा तो हम जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो हमारी हालत ऐसी नहीं हो जाए कि हम बाहर से इंपोर्ट करा करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिला रहे हैं भारतीय ग्राहक को। तो हमें ये बैलेंस करके चलना है और जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए वो किसान की आमदनी का विकास होना चाहिए। मेरा तो बड़ा सीधा जवाब होगा आपके प्रश्न का। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही तो कह रहे हैं कि सरकार समझाना चाहती है, किसान नहीं समझ, डायरेक्टली बदल लो। अगर व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही है उस व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। किसान के बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो मानना होगा पहला फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल के बिना किसान के देश का काम नहीं चलेगा। किसान उत्पादक है तो ऐसे हर उस उत्पादन का कोई मतलब नहीं बनता जिसका बाजार नहीं हो, जिसका मूल्य निरंतर ऐसा उत्पादन। फ्रूट केवल एक उत्पादन नहीं है, राष्ट्र की प्रायोरिटी है, राष्ट्र की आवश्यकता है, बिना खाए कुछ नहीं चलेगा, इसके आगे ही बनी चीज ये व्यवस्था नहीं कर पाती। तो व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं मैक्सिमम यही सुनता हूँ, ऐसा हो जाए, कौन करेगा, इससे हटना होगा, आपको होना चाहिए, नहीं ऐसा हम करेंगे। पहला तो ये रिजॉल्व होना होगा। सरकार के बस की बात नहीं, हर चीज सरकार नहीं कर सकती है, मान ले सरकार के हमारे बस का नहीं, इसको हमें किसानों के संस्थाओं को देना होगा। छोटी सी बात है, सरकार कह रही है हर पंचायत में पैक्स बनाएंगे, ये है सरकार की नीति। अब ये पैक्स अगर किसान स्वयं आगे चल के बनाते हैं तो क्या होगा, उनकी संस्था होगी। अगर सरकार बनाएगी तो सरकार की संस्था, किसान उसका मेंबर उपज करता है, वो उपज क्यों जाएगा भटकने के लिए, बेचने के लिए। ये पैक्स जो उसका अपना है वो पैक्स में लाके रखेगा, पैक्स उसके खाते में एमएसपी रेट पर अगर बेच को किसान चाहता है तो तुरंत का तुरंत क्रेडिट कर दे। किसान कहता नहीं भाई मैं तो वेट करूंगा, मुझे तो जो बाजार का मूल्य होगा वो मिलना चाहिए, तो उसी गोडाउन में रखेगा, अपने गोडाउन में अपने बैग पर टैग लगा के, और वो किसान कहेगा मेंबर अब इसकी तारीख को मुझे बेच दो। किसान का रिस्क है बचा। आप तो 6 लाख एफसीआई को तो लाइन ऑफ क्रेडिट दे ही रहे ना, वो लाइन ऑफ क्रेडिट पैक्स को दे दीजिए। एफसीआई को चाहिए फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ अनाज पैक्स से खरीद ले। अभी 22 रुपए क्विंटल ऑन एन एवरेज गेहूं का दाम है। सरकार को कितना खर्चा हो रहा है, 80 करोड़ खिलाने, 38 रुपए किलो।
12 रुपए मैक्सिमम गोडाउन एफसीए ने भाड़े पर ले रखा है, तो एपेक्स का गोडाउन ले लो ना भाड़े पर, कौन सी समस्या है भाई? हर पैक्स में हर पंचायत में 15 आदमी को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। सवाल है किससे हटना होगा? सब कुछ सरकार, ये सरकार समाज का एक छोटा सा अंग है। सरकार को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं कोई सरकार विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो काम जो सक्षमता से करता है, अगर वो काम उसको करने दिया जाए तो देश के आमदनी में वृद्धि होगी। अब जैसे पैक्स, ये अगर पैसा पैक्स को ट्रांसफर होता है 38 नहीं 35 रुपए किलो भी होता है, 22 को देता है किसान, ये डिविडेंड भी किसको जाएगा? उसी किसान को जाएगा भाई। ये प्रॉफिट मार्केट में नहीं जाएगा, मार्केट को चाहिए ना, ले लो वहां से जाकर। भाई कौन होता है? पैक्स should be the first point of sale for the farmer, not the mandi, not the private sector. किसान का ऊपर उसके अपने गोडाउन में जाए, उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी होगी, तो मार्केट के बेनिफिट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बचा दूसरा बात जो मैं मानता हूँ, ग्लोबली और नेशनली कोई भी फूड कभी सरप्लस में नहीं होगा। क्वेश्चन इज ऑफ टाइमिंग। सोयाबीन का बिक्री का प्रॉब्लम हुआ, न्यूज था, सोयाबीन था, तेल आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, सोयाबीन कैसे ये हो सकता है किसानों के लिए प्रॉब्लम? दाल आप इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मूंग नहीं बिक रहा किसानों का। क्वेश्चन इज ऑफ creating an institutional structure which is owned and driven by the farmer, not by the government। कैसे कर लेंगे? 2 करोड़ के साथ है सरकारी मुलाजिम, कैसे 150 करोड़ का काम चला देंगे? 2 करोड़ में सब किसानों से नहीं जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं देखने का नजरिया बदलना होगा, चश्मा बदलना होगा। जो व्यवस्थाएं जो सक्षमता पूर्वक कर सकता है उसका, ऐसा मेरा है। इसलिए नैरेटिव भी बदलना होगा, व्यवस्थाएं भी बदलनी होगी, जो समय के अनुकूल हो, जो देश के अनुकूल हो, जो समाज के अनुकूल हो और जो किसानों के अनुकूल हो, सार्थक करें।